ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले ये जानिए कंपोनेंट है क्या। तो कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के लॉन्ग में फ्रैक्शन है। कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का किसी एक्सिस के लॉन्ग में फ्रैक्शन है, यानी किसी भी वेक्टर का किसी एक्सिस के लॉन्ग में जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा, वही है कंपोनेंट। ठीक है जी। चलिए देखिए, मैंने लिखा भी है, कंपोनेंट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एनी एक्सिस। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ एनी वेक्टर कर दीजिए। एक्चुअली रहने तो ऐसा भी ठीक है ना। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा, ये देखते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया आपने, चलिए ऐसे, अब इस पर ऐसे फोर्स लगा दिया, ये अब इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे आप, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आप ऐसे फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? इधर ही जाएगा। तो मानिए कि ये चलते हुए फिलहाल यहां पर आ गया, ठीक। ठीक है, ये यहां पे आ गया। तो एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग में भी है और वाई एक्सिस के लॉन्ग में भी। यानी ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी इतना चल गया और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी इतना चल गया। इतना वाई एक्सिस के लॉन्ग चला, इतना एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला। आपने फोर्स तो ऐसे लगाया था, ये चला भी ऐसे, लेकिन देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना डिस्प्लेसमेंट है। ये जब यहां से यहां गया तो भाई देखो ना, एक्स इतना डिस्प्लेस हो गया, वाई इतना डिस्प्लेस हो गया। तो अब आखिर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग में और वाई एक्सिस के लॉन्ग में क्यों चला? इसलिए चला क्योंकि इस फोर्स एफ का कुछ भाग एक्स एक्सिस के लॉन्ग में भी था और इस फोर्स एफ का कुछ भाग वाई एक्सिस के लॉन्ग में भी था। नहीं समझे? यानी किसी चीज को अगर हम ऐसे ले जा रहे हैं तो यानी फोर्स का जो इफेक्ट है वो इधर भी है और इधर भी है, तब तो ये ऐसे जा रहा है ना। तो यानी वही जो आप, ये जो फोर्स का जो इफेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वही एक्स कंपोनेंट होगा, और इस फोर्स का जो भी इफेक्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग में होगा वही वाई कंपोनेंट होगा। और बात समझ में? तो हमने वही तो कहा भाई कि किसी भी वेक्टर का किसी एक्सिस के लॉन्ग में जो फ्रैक्शन हो जाएगा, जो इफेक्ट है यानी जो भाग है, वही है आपको कंपोनेंट। आ रही बात समझ में? और हमने ये देखा, ठीक। अब देखिए ये चीज, तो कंपोनेंट को बड़ा आसानी से मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आप पढ़ते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स प्रोजेक्शन। बस इतना जानो कि ये जो प्रोजेक्शन है यही है कंपोनेंट।
कंपोनेंट। अब देखिए प्रोजेक्शन डालना बड़ा आसान है। किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन किसी दूसरे लाइन के लॉन्ग में, या तो किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन किसी एक्सिस को लॉन्ग में निकालना आसान है, बड़ा आसानी से आप निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसे एक लाइन लिया और ये लाइन मानिए कि L1 था, और आपको एक लाइन ऐसे L लिया। अब इस L का प्रोजेक्शन थोड़ा सा मोटा लेते हैं। अब इस L का प्रोजेक्शन L1 पर निकालना है, तो कुछ नहीं, आप इस L के दोनों एंड से L1 पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस L के दोनों एंड से L1 पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो L के इस एंड से डालो, तो ये। अब L के इस एंड से डालो, ये। यहाँ पे A रख लीजिए, यहाँ पे B रख लीजिए, ठीक। तो ये जो आपने L के दोनों एंड से L1 पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का जो लेंथ है, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, पॉइंट A पर पॉइंट B पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच का जो लंबाई है वही है प्रोजेक्शन। वही क्या है, प्रोजेक्शन है। यानी L का L डैश पे प्रोजेक्शन क्या है, AB है ना। हमने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ L along L1 इज AB। हमारी बात समझ में, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब प्रोजेक्शन किसी लाइन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग में क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई ये सब सारा चीज आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, वैसा तो है नहीं कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल आसान बातें हैं ये सब। वाई एक्सिस, इधर में एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो एक लाइन ले लो, ठीक कर दो, और क्या। इस लाइन L का प्रोजेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, कोई नहीं, पहले एक्स एक्सिस पे निकालिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालिए, और क्या, इसके दोनों एंड से एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालिए, ऐसे 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 ऐसे, नाम दे दो A और यहाँ पे B। अब ये जो AB है वही तो L का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है। L का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या है, AB है ना। तो हमने लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन L ऑन एक्स एक्सिस इज AB। और Y एक्सिस पे देख लो, Y एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दीजिए L के दोनों एंड से, लीजिए L के इस एंड से ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, L के इस एंड से हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब लिख लो CD। तो CD, तो ये जो CD है वही है आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन L ऑन Y एक्सिस। Y एक्सिस पे लाइन L का प्रोजेक्शन क्या है, CD है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपको जिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है उस पे परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये समझो भाई कि अगर इस लाइन से इस पर ड्रॉ करना है तो इससे आपको परपेंडिकुलर एकदम सीधा इस पर परपेंडिकुलर आना चाहिए, सीधा इस पर परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे करो कि अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी इसके परपेंडिकुलर, ऐसे गलत हो जाएगा तो, ठीक है, सब गलत है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब यानी जिस पे डाल रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात
अब जरा देखो, ध्यान दो, ऐसा करते हैं कि ऐसे एक लाइन लिया L1 और एक लाइन L, ऐसे L ऐसे, ठीक है। अब L का प्रोजेक्शन L1 पे निकालिए, डाल दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया गया, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपने डाला, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, ये आया पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। मानिए कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो लाइन एल का प्रोजेक्शन L1 पे क्या है, ए बी है ना। तो ये देखो, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी का जो लंबाई है वो एल के बराबर है। जितना एल लंबा है उतना ही ए बी है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन का प्रोजेक्शन वैसे एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं जो एक्सिस उस लाइन के पैरेलल है, तब आपको प्रोजेक्शन का जो लंबाई होगा उस लाइन की लंबाई के बराबर होगा। यानी इफ एल इज पैरेलल टू L1, देन प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन L1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L। यानी किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन उसके पैरेलल एक्सिस पे उस लाइन की लंबाई के बराबर होगा। दैट्स इट, ठीक है। अरे भाई, फिर से ये शुरू हो गए, ये शादी विवाह, मतलब गाना इतना क्यों बजाते हैं यार, बताओ। और ये सब मतलब शादी में गाना बजाते भी हैं, थोड़ा सा कम बजाएं। मतलब खुद ही नहीं सुनते हैं, पूरा मोहल्ले को सुनाते हैं, बताओ। ठीक है, अब जरा देखिए एक और, दामन गज का क्या है जी, दामन, दामन का 52 गज का होता है क्या? L1, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं, लो इस एंड से डालो, दोनों एक ही पॉइंट पर आ गया है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल का L1 पे डालिएगा, एल के दोनों एंड से, इस एंड से भी डालिएगा तो यहीं पे आएगा, इस एंड से भी डालिएगा तो यहीं पे आएगा। देखो ना भाई, इस एंड से डाले तो यहीं पे आया, इस एंड से भी डाले तो यहीं पे आएगा, दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गया, यानी प्रोजेक्शन जीरो हो गया। प्रोजेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कह सकते हैं कि किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जीरो होता है। यानी कोई लाइन किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उस एक्सिस पे उस लाइन का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात, तो हमने देखिए प्रोजेक्शन में आपको ये सब बातें बताया, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। ठीक, चलिए, तो मैंने बताया प्रोजेक्शन के बारे में कुछ। अब जरा देखो एक और प्रोजेक्शन देखते हैं। अरे यार, कितना चौक टूटेगा यार, या अब देखो, एल का प्रोजेक्शन L1 पर ड्रॉ करो भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो ऐसे, देखिए। तो ये जो आया ए बी, ये ए बी,
ये जो ए बी है, ए बी कभी भी एल से बड़ा नहीं होगा। ये जो ए बी है कभी एल से बड़ा नहीं होगा। हाँ, एल के बराबर हो सकता है ए बी। ये जो ए बी है एल के बराबर हो सकता है। कब? अरे जब पैरेलल होगा तब, और क्या है ना। कब? जब एल और एल डैश पैरेलल हो जाए, तब आपको प्रोजेक्शन ऑफ एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल। ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि प्रोजेक्शन आपको एल के लंबाई से बड़ा हो गया, तो कभी नहीं हो सकता है, नेवर। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यानी हमने कहा कि प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन इज नेवर ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लाइन, यानी कि किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन उस लाइन के लंबाई से ज्यादा नहीं हो सकता है। एकदम से इस बात को पूरा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बात, यानी कि कभी भी एल का आपको प्रोजेक्शन ये जो है ये कभी भी एल की लंबाई से ज्यादा नहीं होगा। अरे बहुत बुलाते हो यार तुम लोग, बहुत पुकारते हो, बार बार बोलना पड़ता है, बताओ। ठीक है, चलो एक बात की खुशी है कि ये गान, नृत्य गान वगैरह बंद हो गया। ये बगल में शादी हो रहा था, अब पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ होगा ये लोगों पे, है ना। बहुत सारा समस्या होता है ना कि घी नहीं आया शादी में, तो क्या नहीं आया, ये नहीं आया, तो मतलब कार्ड नहीं गया, किसी के पास कुछ हुआ होगा। हम मना रहे हैं कि ऐसे ही 2-3 घंटा ऐसे ही शोक में तब्दील रहे, क्लास तो निकल जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए भैया। मैंने देखो बोला कि प्रोजेक्शन ही कंपोनेंट है, तो अब देखो कंपोनेंट पे वापस से आ जाओ। अब आपने कोई वेक्टर ऐसे ले रखा है, ठीक है जी। ठीक, वेक्टर आर ही ले लो ना, ले लो वेक्टर आर। अब इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो। तो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो पहले एक्स एक्सिस पे ऐसे, चलिए, और एक इंड तो ऐसा ही यहीं पर है, तो इसका तो ऐसा ही हो जाए, तो ए बी। और वाई एक्सिस पे एक इंड तो वाई एक्सिस में, दूसरे इंड से, चलो भाई, तो ये रख लीजिए, ए बी ले लिया आपने, चलिए सी रख लीजिए, इसको सी। ठीक है, तो देखिए, तो प्रोजेक्शन क्या आया, प्रोजेक्शन आया, क्यों हो रहा है, नहीं चलने का मन है क्या यार तुम्हें। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, क्या है, ए बी। वाई एक्सिस पे, चलो सोच रहा है, खुद ही लिख रहा है मास्टर, खुद ही समझ रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है, लिख तो लें। ये क्या है, ए सी, है ना। देखिए, आपने देखा प्रोजेक्शन वेक्टर आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ए बी है और वाई एक्सिस पे ए सी है। अब जरा सोचो कि अगर ये एंगल ऐसे थीटा होता, ये एंगल थीटा होता, ये लेंथ आर है, तो ये ए बी बराबर क्या हो जाता, आर कॉस थीटा होता। ये ए सी बराबर क्या होता, जितना ए सी है उतना ही ये वाला लेंथ है। तो इस ट्रायंगल में अगर ये आर है, ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब कितना लोग सोच रहे हो कैसे होगा। अरे भाई दिस इज हाइपोटेनस और ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो जानते हो ना, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, cos थीटा बराबर क्या लिखते हो, बेस बाय हाइपोटेनस लिखते हो। तो जब लिखते हो तो बताओ बेस बराबर क्या लिखोगे, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अरे भाई बेस बराबर हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, दिस इज बेस, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इज बेस, तो ये बेस बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, यानी ये जो ए बी आया वो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो तुम्हारा यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है भैया, हाइपोटेनस क्या है, आपका हाइपोटेनस है आर, है ना, तो आर कॉस थीटा, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना। तो हमने ये निकाल लिया, देखो कि आपको ये जो आया ये वेक्टर आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बी था, वाई एक्सिस पे एसी था। अब अगर ये एंगल थीटा है तो आपको देखा आपने कि AB का जो वैल्यू है, AB का जो वैल्यू है ये है आपको AB का वैल्यू आर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें हमने आई लगा दिया, वो बताते हैं क्यों। और AC का जो वैल्यू आया वो आया आर साइन थीटा, इसमें J लगा देते हैं। देखो भाई जैसे ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कैसा है समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो ये बेस है ना, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस आर तुमको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो ये देखो अगर हाइपोटेनस पता है तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, आप कॉस थीटा बराबर लिखते हो ना, बेस बाय हाइपोटेनस, तो जब लिखते हो तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा, दिस इज बेस, तो बेस बराबर क्या, आर यहाँ पर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। उसी तरीके से सिमिलरली आप ये जितना लेंथ ये वाला है उतना ही एसी है, तो ये भी निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हो आप, ये कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, यहाँ पे डी लिख लीजिए सर। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहां से परपेंडिकुलर बराबर क्या लिखोगे, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। चल जब ऐसा लिखोगे तो बताओ ये परपेंडिकुलर हुआ हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, तो क्या है देखो BD, BD बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बराबर क्या, AC, है ना, तो AC। चलिए तो ये चीज हमने देखा कि आपको एक्चुअली में एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन था मेरा वो आया आर कॉस थीटा आई, और वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन था वो आया आर साइन थीटा जे। और हमने पहले ही प्रोजेक्शन का मतलब आपको बता रखा है कि प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट, प्रोजेक्शन का मतलब क्या, कंपोनेंट। तो यानी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या, एक्स कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस का मतलब क्या, वाई कंपोनेंट। अरे भाई आ रहा समझ में, कद्दू ही हो तुम तो, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये बात एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो वाई कंपोनेंट। अब देखिए हमने ये आई जे क्यों लगाया है, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को वेक्टर में आई बोलते हैं और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को वेक्टर में जे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है भैया प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जो होता है उसी को हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं। अब कितना लोग सोच रहा होगा कि ये तो बेईमानी हो गई भाई, ऐसा तो बताए नहीं थे। अरे बताए थे, सुनते कहाँ हो तुम। ये वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो जरा, अब कितना लोग सोच रहा है कि ये आई जे क्यों लगाया मास्टर,
देखो ये भी देख लो, अब यही दिन देखने रह गए थे, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, होता है। अरे भाई चलो, अगर ये x है, ये y है, ये j है, एक्चुअली देखो ये ऐसे, ये तीन एक्सिस जो है वो आपको इस तरीके से होंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, देखो देखिए ये तीन एक्सिस इस तरीके से होंगे एक्चुअली ऐसे, ये दोनों, और ये ऐसे, ये चौक, ये चौक जो है तीसरा एक्सिस है। चौक दिख रहा है, छोटा सा है, इसको बड़ा समझो, ठीक है। ये ऐसे होगा, यानी एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, और ये जेड एक्सिस ऐसे, ठीक है। यानी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो आप इसे मैथ्स में बोलते हो एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस, और इसे क्या बोलते हो, जेड एक्सिस, ठीक है ना। और अगर यही थोड़ा सा आप जब कभी डायरेक्शन का बात पढ़ते हो तो इसे बोलते हो ईस्ट, इसे बोलते हो इधर वाले को वेस्ट, इधर वाले को बोलते हो नॉर्थ, और इधर वाले को साउथ, और इधर वाले को क्या बोलते हो अप, और ये ऐसे नीचे वाले को डाउन। उसी तरीके से वेक्टर के लैंग्वेज में इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर के लैंग्वेज में इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाले को आई कैप बोलते हैं, ये वाई एक्सिस वाले को जे कैप बोलते हैं, और ये जेड एक्सिस वाले को के कैप बोलते हैं। आया समझ में? अरे आया कि नहीं? एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप, और ये जेड एक्सिस को के कैप। चलो, तो यानी यही चीज है बाबू। बाबू देखो, अरे यार वायर क्यों फंस जाता है। चलो देखो, ध्यान दो, इसे आप बोलोगे आई कैप, ये है मेरा जे कैप वाई एक्सिस वाला, और ये जेड एक्सिस वाला है के कैप, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसे माइनस एक्स एक्सिस कहना, अरे एक्स एक्सिस ही है, ऑरिजिन से इधर माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये माइनस जेड, ठीक है। चलो ये भी दे लो, इसको माइनस आई बोलना, माइनस आई कैप, ये माइनस जे कैप, और ये माइनस के कैप। यानी ये डायरेक्शन को दिखाता है। कैप लगने का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन को, उसका मैग्नीट्यूड एक होता है ना। चलिए ठीक है, तो ये चीज आपने देखा ऐसे। जब आपने देखा तो आपने क्या देखा? बोला सर मैंने तो शेर देखा, मैंने भालू देखा। अबे तू भालू है भी, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये चीज मैंने कहा कि देखिए इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो आर cos थीटा आई है, वाई कंपोनेंट जो है आर sin थीटा जे है। और मैंने कहा कि कंपोनेंट्स क्या है, वेक्टर का फ्रैक्शन है किसी एक्सिस के लॉन्ग में। तो एक बात बताओ, एक वेक्टर का दो ही फ्रैक्शन है मात्र, और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो फिर वही वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना भाई, बिल्कुल मिलेगा। अरे जैसे मानो कि मैंने इधर में आपको ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे ऐसे फोर्स लगाया, अब यही फोर्स का कुछ भाग इधर है और उसका कुछ भाग इधर है, तो इधर वाले भाग को इधर वाले भाग को जोड़ देंगे तो मेरा ओरिजिनल फोर्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा ना। दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे तो मुझे ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको अगर हम ये लिखना चाहें, वेक्टर आर लिखना चाहें, तो ये जो वेक्टर आर है इसी को तो हम ये किए थे, दो भाग में ब्रेक कर लिए थे। आर cos थीटा आई एक्स कंपोनेंट था, और ये आर sin थीटा, एक सेकेंड क्लीन लिखिए थोड़ा, देखो
ए वेक्टर, अरे यार क्या हो रहा है, ए वेक्टर आर बराबर आपने लिखा था आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, यानी इसी वेक्टर आर को आपने तोड़ा तो आर कॉस थीटा आई मिला था एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, आर साइन थीटा जे मिला था वाई एक्सिस के लॉन्ग में, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वेक्टर आर ही मिल जाएगा, है ना। कंपोनेंट्स का मतलब क्या, फ्रैक्शन अलोंग एनी एक्सिस, है ना, यानी किसी एक्सिस के लॉन्ग में वेक्टर का क्या भाग काम कर रहा है, यानी वेक्टर का कितना इफेक्ट उधर लग रहा है। तो देखिए ये चीज तो आपने लिखा, तो हमने इस तरीके से इस चीज को समझा। ठीक है, चलिए अब जरा देखो, अब ये वेक्टर r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, तो हमने कहा कि इन दोनों को जोड़ोगे तो यही मिल जाएगा। तो देख लो ना भाई, अब देखो तो ये ऐसा नहीं है, ये जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ऐसा। तो इसमें आप मैग्नीट्यूड r का कैसे निकालते थे, अरे भाई ऐसे ही निकालते थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते थे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऐसा लिखते थे। ठीक है, कितना लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये बात मैंने बताया, तो मैंने कहा कि आप लिखो r बराबर, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया था, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया था। अब r का मैग्नीट्यूड यहां पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऐसा एक्चुअली r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर r। देखो कैसे, अरे भाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आर स्क्वायर रूट में उसको बाहर करो, आर हो जाएगा भाई, है ना। ये किसका आया, ये जो हमने ऐसे लिखा था ना कि r वेक्टर r बराबर r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j, इसी का तो मैग्नीट्यूड ऐसा आया, आया कि नहीं आया। अब इसी का मैग्नीट्यूड ऐसा आया, अब ये कहने का मतलब क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ, वो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले इस पे एक एग्जांपल करो। ठीक, मान लो कि कोई वेक्टर दिया गया है कि वेक्टर r इज इक्वल टू, अच्छा इसमें किसी को ये भी लग रहा होगा कि सर बेईमानी कर दिए, प्लस 2ab cos थीटा वाला टर्म नहीं लिखे, लग रहा है क्या किसी को। अरे भाई i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब लिखोगे r cos 2ab वाला टर्म लिखोगे प्लस 2ab वाला, तो लिखोगे प्लस 2 इंटू r cos थीटा इंटू r sin थीटा इंटू cos 90 डिग्री,
ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, आर कॉस थीटा आई और आर साइन थीटा जे के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 क्या कर देगा +2ab वाले टर्म को 0 कर देगा। तो बस ऐसा ही रह जाएगा, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस क्या करना होता है आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा तेज तो नहीं बोल दिए नहीं, चलो ठीक। तो आर बराबर अगर मान लो एग्जाम्पल ऐसे दिया गया है 3i + 4j, ऐसे सिंपल है, आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कुछ नहीं करना है बस। ये क्या है, ये जो है ये आर कॉस थीटा की तरह है और ये क्या है आर साइन थीटा है ना जी। इस पे आई है देखो, इस पे जे है, तो क्या करना था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5। ठीक, यानी तुम हमेशा याद रखना कि जब भी आई और जे के फॉर्म में वेक्टर मिल जाए, कंपोनेंटल फॉर्म में मिल जाए और मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कुछ नहीं बस आई का जो ये है कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये कैसे होगा ये हमने आपको इधर दिखाया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर इसके डायरेक्शन की बात की जाए, ये तो भाई मैग्नीट्यूड आया ना, अब इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल है डायरेक्शन निकालना। देखो डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, आप लिखते हैं आर बराबर आर कॉस थीटा, या तो ऐसे एक्स कंपोनेंट बराबर जो आपने लिखा इसी से निकालो, किसी से निकाल सकते हो, बहुत तरीका है डायरेक्शन निकालने का। एक्स कंपोनेंट बराबर आपने लिखा आर कॉस थीटा आई, ठीक है। तो ये आर क्या है, एक्चुअली आर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। तो यहां से अगर कॉस थीटा हम निकालना चाहें सर, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा वो किसके साथ आएगा, एक्स एक्सिस के साथ आएगा। ये क्या है, थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तब कर लो इसमें, इस वाले सवाल में आ जाइए। अगर इस वाले सवाल में कहा जाए कि डायरेक्शन निकालो, तो निकाल लो cos थीटा और इस वाले सवाल में विद एक्स एक्सिस, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना भाई 3/5 है ना, एक्स कंपोनेंट क्या है 3 है, रिजल्टेंट क्या है 5 है, हो जाएगा 3/5। तो cos थीटा बराबर 3/5, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, बोले हम क्या जाने सर 53 डिग्री सब बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो tan थीटा के टर्म में भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो तो ये चीज तो हम ऐसे इस चीज को निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो कि सवाल ऐसे दिया गया कि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, है ना, और वेक्टर B दिया गया है इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। अब अगर आपसे पूछे
find वेक्टर a प्लस b, पहला। दूसरा वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड। और फिर आपसे पूछे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। फिर पूछे, बोलो कितना पूछिएगा सर? अरे बता दो, सीख जाओगे बाबू अभी, ठीक है ऐसा। फिर पूछ दे पांचवा, एंगल ऑफ a प्लस b विद एक्स एक्सिस। फिर पूछ दे एंगल ऑफ a माइनस b विद एक्स एक्सिस। इतना चीज पूछा गया, 6 चीज इसमें बताना है। देखिए करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले तो वो a प्लस बी निकालना काफी आसान है, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। क्या करना है, i वाले को i के साथ जोड़ दो, j वाले को j के साथ जोड़ दो, बस दैट्स इट। तो a प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2i और 3i 5i, वो हो जाएगा माइनस j, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा आसानी से निकाल लो भाई। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट कितना है 5 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट कितना है -1 है, उसका भी स्क्वायर करोगे तो वही हो जाएगा। -1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना। तो ये क्या होगा 26 √26। अब a प्लस बी का आप एंगल निकाले, एंगल ऑफ a प्लस बी विद एक्स एक्सिस निकाल लीजिए। a प्लस बी का एक्स एक्सिस साथ एंगल, तो cos थीटा और लिखोगे क्या, x कंपोनेंट क्या है 5 है, अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी 26 है। चलिए अब उसी तरीके से a माइनस बी निकालो भाई। a माइनस बी में भी कुछ नहीं करना, i वाले को i में से घटाना है, j वाले को j में से घटाना है। तो 2i में से 3i जाएगा माइनस i, 2i में से 3i जाएगा तो माइनस i होगा ना कि नहीं होगा। और ये 3i में से -3j में से -4j जाएगा तो कितना हो जाएगा 7j हो जाएगा। कितना 7j। अब कितने लोग सोच रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे, अरे भाई ये भी नहीं आता है तो क्या आता है तुम्हें बताओ। भाई इतना सीख कर आया करो, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर √50 मतलब क्या 5√2 5√2 हो गया। तो 5√2 हो गया। एंगल निकाल लो इसका भी,
कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट बाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, -1 है, -1 बाई 5√2, ठीक है। चलो ये चीज हमने सभी चीज निकाल दिया इसमें, है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलिए सवाल तो लिख लिए थे ना, देख लो भाई, देख लो सवाल, देख लो सवाल। ओके, ये देखो शादी में गाना बजने लगा फिर से, लगता है लोगों का समस्या सॉल्व हो गया जी। बताओ, शादी में भी लोग यही, मतलब अभी शादी होने को है और गाना क्या बजा रहा है कि तुझको ही दूल्हा बनाऊंगा। अभी मतलब कमिटमेंट ही चल रही है, तो फिर अब शादी कैसे हो जाएगा। तो बताओ, गजब गजब लोग हैं, गाना बजा रहे हैं कि तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। अभी कमिटमेंट ही चल रहा है तो इनका, और ये शादी की बात तक ला दिए। भाई कमिटमेंट तो कर लो पहले, ठीक है जी। देखो ध्यान दो, अब चाहो तो एंगल को ऐसे भी देख सकते हो, ये वेक्टर आर था ना, तो इधर ये वाला कंपोनेंट था आर कॉस थीटा आई एक्स कंपोनेंट, और ये था क्या, आर साइन थीटा जे। डायरेक्शन के लिए आई जे ऐसी, अगर ये ऐसे थीटा है तो सोचो एक्चुअली में ये वाला ही आर साइन थीटा है ना। फिर से नहीं बताने जा रहा मैं, पहले ही बताया हूं मैं कि अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे टैन थीटा निकालना चाहोगे तुम, तो टैन थीटा और क्या हो जाएगा, देखिए टैन थीटा और हो जाएगा ये वाला साइड बाई ये वाला साइड। ये वाला साइड क्या है, वाई कंपोनेंट है भाई, वाई कंपोनेंट बाई ये वाला क्या है, नीचे वाला एक्स कंपोनेंट है। तो अगर कॉस थीटा में आपको नहीं निकालने का मन हो तो आप ऐसे टैन थीटा में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले सवाल में ही देख लो, a प्लस बी वाले में थीटा बराबर निकालना है तो टैन थीटा भी निकाल सकते हो इसमें, है ना। देखिए टैन थीटा भी इसमें निकाल सकते हैं, टैन थीटा निकाल लो इसमें तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट कितना है -1, x कंपोनेंट क्या है 5 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/5, ठीक है। देख लो भाई, उस हिसाब से cos थीटा निकाल कर देख लो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 और 1 26, हाइपोटेनस 26 हो जाएगा। अबे कद्दू बोलो, हाइपोटेनस 26 होगा कि नहीं, √26, √26 हो गया हाइपोटेनस, और उसके बाद में बेस क्या है 5 है, तो 5/√26, देखिए है कि नहीं, वही बात है। इस वाले केस में भी कर लो, ये याद रखना, ये काम आएगा, ये जो है ये काम आएगा। एंगल निकालने का दो तरीका बताया आपको, ठीक है। अब a माइनस बी वाले में देखो, अच्छा टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट 7y - 1 बराबर -7, ठीक। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, जरा लिखिए। देखो भाई एक एग्जांपल और कर लो, टैन थीटा वाले को कर लो। मान लो
कर तो लिए ऐसे, खैर tan थीटा वाला पे। मानो वेक्टर r बराबर दिया गया है 6i प्लस 8j, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या हो गया 10। एंगल निकालोगे तो tan थीटा बराबर करोगे क्या, y एक्सिस y सॉरी y कंपोनेंट y x कंपोनेंट 8/6 पर 4/3 बराबर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 53 डिग्री। cos थीटा के हेल्प से भी निकालोगे तो cos थीटा और मैंने इसमें बता रखा है कि आपको x कंपोनेंट y रिजल्टेंट 6/10, x कंपोनेंट यही है, रिजल्ट में 10 है, 3/5। देखो थीटा बराबर 53 डिग्री। तो कैसे भी निकाल लो, या तो आप एंगल tan थीटा के हेल्प से निकाल सकते हैं, cos थीटा के हेल्प से निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिल्मों वाला नहीं, ठीक है। काफी फिल्मची बच्चे हो तुम लोग, ठीक है ना। चलिए, अरे अब देखिए जरा कि वेक्टर का कंपोनेंट 3 एक्सिस के लॉन्ग में कैसे निकालेंगे। अगर तीनों ही एक्सिस दिया हुआ हो तब कैसे निकालेंगे, देखो जैसे गाना बजा रहे हैं, और सबसे तो बात यह है कि गाना ऐसा बजा रहे हैं जिसमें है हे हा हा हा, मैं दुनिया से चला जाऊं फिर भी लौट के ना आऊं, बताओ क्या करोगी तुम अकेले दिल रुबा। अभी क्या करेगी, कुछ करेगी, तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारे लिए ऐसे ही रह जाएगी वो। चलिए कोई वेक्टर आर ऐसे ही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर ये एंगल अल्फा, यानी वेक्टर आर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये है बीटा, और ये जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये है गामा, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है गामा, ठीक है। तो अब कंपोनेंट लिखो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, वाई एक्सिस के लॉन्ग में, और जेड एक्सिस के लॉन्ग में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको अगर अल्फा के हिसाब से लिखोगे तो आर ऐसे एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट जो तुम लिखोगे वो हो जाएगा आर कॉस अल्फा आई। वाई कंपोनेंट जो तुम लिखोगे वो हो जाएगा आर साइन अल्फा जे, या तो इसी चीज को लिख सकते हैं आर कॉस बीटा जे। अब इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे, अरे देखो
मैं जानता हूँ कर दो तुम लोग तो, ये लिख लिया होगा ना। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे देखो मैंने कहा ना कि ये आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ऐसे जब जिस समय लिए थे सिर्फ दो एक्सिस लिए थे और कोई वेक्टर ऐसे लिया था, अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल 90 माइनस थीटा था। तो आप लिखे थे एक्स कंपोनेंट बराबर आर कॉस थीटा, आई तो डायरेक्शन के लिए था। आप लिखे थे वाई कंपोनेंट बराबर आर साइन थीटा जे। तो भाई ये जो साइन थीटा है ना, आर साइन थीटा, एक्चुअली में अगर हमको मन है ऐसा कि हम ये ऐसा लिखे थे, अब हमें मन है कि नहीं हम इस एंगल को कंसीडर करके लिखेंगे, तो कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे जब कर लीजिएगा तो ये वाला जो है 90 माइनस थीटा वाले एंगल को ध्यान दो भाई, ये थीटा वाले एंगल को नहीं, अब 90 माइनस थीटा वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा वाले एंगल को आप कंसीडर कीजिएगा तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो ना परपेंड नहीं लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये परपेंडिकुलर है, तो अब आपको ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो आप ये वाला कंपोनेंट जो लिखेंगे आप ये लिखोगे क्या, आर कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। वही बात है ना, है कि नहीं? तो वही बात है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाते रहता है उसके लॉन्ग में उसका कंपोनेंट क्या कॉस के फॉर्म में होगा, कॉस के टर्म में लिखा जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये एंगल अगर बाय द वे कभी ऐसे एंगल ऐसे दे दिया जाए, यही एंगल थीटा है और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वेक्टर r है। तो देखिए एंगल यहां पे दिया गया है, तो एंगल यहां पर दिया गया है, तो अब जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ऐसे करोगे। तो अब इस वाले ट्रायंगल में चलोगे तो ये भैया बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब परपेंडिकुलर जो है वो तुम्हारा x कंपोनेंट है ना। देखो ना x कंपोनेंट यही है ना, यही है ना x कंपोनेंट। तो अब जो तुम x कंपोनेंट लिखोगे वो हो जाएगा r, और देखो ये आपको थीटा यहाँ पे बना, तो इधर वाला ये क्या होगा r साइन थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा r cos थीटा j। तो देखो इससे एक बात समझ में आया कि जिसके साथ वेक्टर r एंगल बना रहा होता है जिस एक्सिस के साथ, उधर आपको जो कंपोनेंट होता है वो cos के टर्म में होता है। देखो y के साथ एंगल बना रहा था अभी, तो क्या आ गया y कंपोनेंट r cos थीटा j। अब कितने बच्चे ये सोचे, हम तो रट के बैठे थे कि x कंपोनेंट r cos थीटा और y कंपोनेंट r sin थीटा। अरे बेटा रटना नहीं है, बस याद रखना कि आपको एकदम से मूल मंत्र है कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाते रहेगा उधर कंपोनेंट होगा r cos थीटा और सीधे उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे r sin थीटा। यानी वेक्टर जिसमें पड़ा रहेगा r cos थीटा, ठीक है,
और जो वेक्टर पे खड़ा रहेगा r sin थीटा, यानी पड़ी में r cos थीटा, खड़ी में r sin थीटा। ठीक है, यानी वेक्टर ऐसे है, कोई वेक्टर ऐसे है, तो आपको ये इसके लिए आपको ऐसे ये जो इसके साथ है अगर एंगल बना रहा है तो ये पड़ी है तो ये r cos थीटा, और ऐसे खड़ी है तो r sin थीटा। अगर इसी के साथ एंगल बना रहा होता तो वेक्टर इसी पे पड़ा था, तो पड़ी वाला क्या, यानी वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर वेक्टर का कंपोनेंट होगा r cos थीटा, और सीधे उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंपोनेंट होगा r sin थीटा। यानी मोटा मोटी यही याद रखो भाई कि वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाते रहता है उधर कंपोनेंट क्या होता है, r cos थीटा। देखो अभी वेक्टर बना रहा था एंगल किसके साथ, y एक्सिस के साथ, तो y कंपोनेंट r cos थीटा हो गया। ठीक है, चलिए, है ना। लेकिन हाँ ये बात सही है, ये भी सही है कि मैक्सिमम केस में x के साथ ही एंगल दिया जाता है, x एक्सिस के साथ ही एंगल दिया जाता है। चलो ठीक है, चलो आ जाओ इधर। तो ये देखो आपको x कंपोनेंट मैंने r cos अल्फा i लिखा, क्यों, क्योंकि वेक्टर r x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा। y कंपोनेंट हमने लिखा r sin अल्फा, और इसी को हमने लिखा कि r cos बीटा j भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर r y एक्सिस के साथ बीटा एंगल भी तो बना रहा है, तो डायरेक्ट एंगल पता है तो भाई cos के टर्म में लिखो ना, डायरेक्ट वेक्टर r y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो एंगल दिया हुआ ही है जिसके साथ वेक्टर एंगल बना रहा होता है, cos के टर्म में कंपोनेंट लिखिए, तो हम लिखेंगे क्या, r cos बीटा j, डायरेक्शन के लिए तो j लिखोगे ना। ठीक है, उसी तरीके से आपको z कंपोनेंट बराबर r cos गामा के। ठीक, अब जब ऐसा, तो एक बात तो है, वो क्या है वो बात यही है कि फिर से तीनों कंपोनेंट को अगर जोड़ देंगे तो वेक्टर वही वाला वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो वेक्टर r बराबर हम लिखें तो r cos अल्फा i प्लस r cos बीटा j प्लस r cos गामा k। ठीक, वो लिख लिया है ना, वो चल लिख लिया। देखिए, यानी वेक्टर r बराबर हमने लिखा r cos अल्फा i प्लस r cos बीटा j प्लस r cos गामा k। ठीक है, इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखो जरा। ये r cos अल्फा क्या है, x कंपोनेंट है ना, इसे rx लिख देते हैं, rx i प्लस ये y कंपोनेंट है तो ry j प्लस ये z कंपोनेंट तो rz k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे बच्चा, देखो i j k भी तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। i j k भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, अरे भाई जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इतना ही, प्लस 2ab cos थीटा वाला टर्म तो जीरो हो जाता था। तो यहाँ पे भी आपको प्लस 2ab cos थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, i j के परपेंडिकुलर है, i k के भी परपेंडिकुलर है, j i के भी परपेंडिकुलर है, j k के भी परपेंडिकुलर है ना। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या मतलब एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसलिए rx का स्क्वायर यानी i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
आर वाई का स्क्वायर यानी जे कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर सॉरी, और आर जे का स्क्वायर यानी कि के कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, यही चीज। ठीक है, तो ये चीज। अब देखो जरा सा एग्जांपल कर लेते हैं। अरे भाई कोई एक रो ना, जैसे मान लो कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक, ऐसा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर तो लिख लिए हैं ना, ये सब लिख लिए हैं ना। देखो ध्यान दो, तो ये चीज, तो मैंने कहा कि ए का मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है भाई। देखो, अरे देखिए, धीरे बोलते हैं तो तुम लोग को लगता है क्या आप तो सर ये हो गए, सर का एनर्जी गया। अरे ऐसा नहीं है भाई। देखो, तो मैंने क्या कहा कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही तो है। तो 2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। देखो तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 36। अरे भाई कितना हो जाएगा जी, बोलो। 36 4 40 16 56। अरे भाई 56 ही लिख रहे हैं, तुम्हारे जैसे अंग्रेजी नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज, तो 56। अब इसको ये कर लो, है ना, 2√14, 14×56 होता है ना। ठीक, तो ऐसा। अब इसका एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एंगल निकालना देखिए सिंपल है, उसी तरीके से है जैसे आपने लिखा ना कि x कंपोनेंट जो लिखा था आपने, वो क्या लिखा था, r cos अल्फा i लिखा था। तो देखिए cos अल्फा बराबर क्या लिख लीजिएगा, x कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। तो ये क्या है, एक्स एक्स के साथ एंगल अल्फा है, एक्स एक्स के साथ अल्फा बनाएगा ना, यानी किसके साथ, विद एक्स एक्सिस लिख दो भाई। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल याद रखना cos अल्फा। चलिए y एक्स के साथ y कंपोनेंट बराबर भी आपने लिखा था ना, y कंपोनेंट बराबर लिखा था r cos बीटा j और i वगैरह डायरेक्शन के लिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आप बस ये लिख रहे हैं, i नहीं लिख रहे हैं, i डायरेक्शन के लिए भाई। जैसे ये i का वैल्यू क्या है जी, 1 है, मैग्नीट्यूड के तौर पे सोचोगे तो ऐसे डायरेक्शन के लिए है ना। ठीक है, तो आप लिखोगे cos बीटा,
ठीक है ना। तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट बाय r। ये किसके साथ है, y एक्सिस के साथ है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, z कंपोनेंट बराबर जो आपने लिखा था वो लिखा था r cos गामा k। आई जे के मैं बार बार बता रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ऐसे डायरेक्शन के लिए, भाई कंफ्यूज मत हो जाना कि आप यहाँ पे सर ये जे नहीं लिखे, जे कैप नहीं लिखे, यहाँ पे आई कैप नहीं लिखे, ठीक है। वो डायरेक्शन के लिए। एंगल क्या है, एंगल का वैल्यू जो मैथमेटिकल वैल्यू है सिर्फ, है ना, तो वहां पे डायरेक्शन का कोई काम है नहीं। वैसे भी उसका आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड सबका 1 होता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस गामा बराबर जेड कंपोनेंट बाय किसके साथ, विद जेड एक्सिस। ठीक, तो ये एंगल यानी कि ये जो गिवन वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम जो सवाल दिए थे इस सवाल में को ही सॉल्व करते हैं। इस सवाल में अगर पूछ दिया जाए कि फाइंड आपको एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे इसी में लगा दिया जाता है एक चीज कि आपको फाइंड एंगल विद ऑल एक्सिस। अरे ऑल एक्सिस में सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि भाई मैग्नीट्यूड तो आ गया, ए का मैग्नीट्यूड 2√14। अब देखिए तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या, कॉस अल्फा, एक्स कंपोनेंट बाय रिजल्टेंट। तो देखिए तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना है, 2 है, 2/2√14 कट गया 2 से 2 बराबर 1/√14। वाई एक्सिस साथ का था तो ये एक्स एक्सिस साथ निकला। अगर यही वाई एक्सिस के साथ बताइए तो वाई एक्सिस साथ क्या हो जाएगा, विद वाई एक्सिस, बोलो वाई कंपोनेंट बाय रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। वाई कंपोनेंट कितना है जी, 4 है, √14 ठीक है। जेड एक्सिस के साथ कॉस गामा क्या है, जेड कंपोनेंट बाय रिजल्टेंट कितना है, जेड कंपोनेंट 6 है, 6/2√14 ठीक। तो ये हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। तो इसमें भी उसी टाइप से बहुत सारा सवाल मिलेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट के हेल्प से आप वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट के हेल्प से हम वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। वेक्टर का क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। देखिए ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे सवाल दिया गया है
वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 4j प्लस 6k और वेक्टर बी बराबर दिया गया है i माइनस j प्लस 2k। कहेगा फाइंड a प्लस बी, पहला चलो a माइनस बी निकालो, दूसरा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तीसरा एंगल ऑफ वेक्टर a माइनस बी विद ऑल एक्सिस। ठीक, ऐसा ही दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। चलो चौक का सबका कीमा निकल गया है। चलिए a माइनस बी निकालिए भाई। i में से i वाला घटेगा, j में से j वाला घटेगा, k में से k वाला घटेगा, तो a माइनस बी निकालेंगे तो हो जाएगा i, 2i में से i जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5j हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट यानी कि x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो i का 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा 25 और ये 16 और ये 1 है ना, तो 42 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 एक 26, 26 16 42। ठीक है, अब एंगल भी निकाल लीजिए ना। कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट बाई रिजल्टेंट। एक्स कंपोनेंट कितना है 1 बाई रूट 42। कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या है वाई कंपोनेंट 5 है, 5 बाई रूट 42। ठीक, उसी तरीके से क्रॉस गामा यानी जेड एक्सिस के साथ है ना, तो कितना है जेड कंपोनेंट जी 4 है, 4 बाई अंडर रूट 42। ठीक है, हो गया। चलो कंपोनेंट खत्म हो गया भाई।